अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने आज अपने 100 दिन मुकम्मल कर लिए। आमतौर पे हुकूमतों का मवाजना माजी की हुकूमतों से होता है कि क्या इस मौजूदा हुकूमत ने पिछली हुकूमतों से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने लिए एक बेंचमार्क सेट किया था। हुकूमत में आने से पहले उन्होंने 100 रोजा प्लान दिया था कि अगर हम हुकूमत में आए तो 100 दिन में इन इश्यूज पर हम काम करेंगे, इस्लाहात लेकर आएंगे फलाना शोबे में। ये उन्होंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया था और इसका जिक्र इमरान खान साहब ने अपनी पहली तकरीर में भी किया था, दोहराया था उन वादों को जो कि वो कौम से कर आए थे और उन्होंने यकीन दिलाया था कि हम इन वादों पर अमल दरामद करेंगे। वैसे ये लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक टारगेट होगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए इन चीजों पर अमल करना, लेकिन तहरीके इंसाफ ने शुरुआत की और टास्क फोर्सेस पर उन्होंने अपनी इस तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करने की बुनियाद रखी थी। तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान के वो क्या कौम से वादे थे, सुनिए जरा। हर महीने 2 दफा प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम में यहाँ खड़ा होकर लोगों का जवाब दूंगा। गवर्नर हाउसेज में कोई हमारा गवर्नर नहीं रहेगा। अभी हम पता है जी IMF से अब हमने कर्जे लेने हैं। किसी बाहर वाले मुल्क से जाके पैसा मांगो, मुझे भी शर्म आएगी। सालों सालों केसेस चलते हैं, नीचे मसले हैं, कचहरियों में मसले हैं। एक ऐसा निज़ाम लाएंगे कि 1 साल के अंदर केस का हल हो। साउथ पंजाब का जो हमने फैसला किया कि ये इसका सूबा बनेगा, ये बिल्कुल बनना चाहिए। इसके ऊपर भी फौरी तौर पे काम शुरू करेंगे। सिविल सर्वेंट्स को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, हमारी हुकूमत में किसी किस्म की हम सियासी मुदाखलत नहीं होने देंगे। हम आपको पूरी इज्जत देंगे। एक नया बल्दियाती निज़ाम लेके आएंगे, नाज़िम की डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे। हमारी हुकूमत अब बलूचिस्तान में पूरा जोर लगाएगी। जो भी इश्यूज हैं बलूचिस्तान के इंशाल्लाह हम हल करेंगे। तमाम तर जो डिस्क्रिशनरी अमाउंट्स खत्म कर दी गई, जो खसूसी जहाज वज़ीर आज़म साहब का है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा फॉरेन विजिट्स के लिए। बहुत बड़े वादे किए गए तहरीके इंसाफ की जानिब से, बहुत बड़े इनकलाबी दावे किए गए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत की जानिब से। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मुख्तलिफ इशूज़ पर टास्क फोर्स का क़याम किया है और टास्क फोर्स के ज़रिए वो इन इशूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपनी पहली स्पीच में ऑस्टेरिटी मेजर्स का जिक्र किया था, किफ़ायतशारी से पैसे बचाने का जिक्र किया था, जिसका आगाज़ प्राइम मिनिस्टर हाउस में, गवर्नर हाउस में, चीफ मिनिस्टर हाउस में हो भी चुका है। कुछ रकम भी उससे बचाई गई है, लेकिन इमरान खान साहब ने अगर कहा था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। गवर्नर हमारे गवर्नर हाउस में नहीं रहेंगे, ये भी नहीं हुआ है। अलबत्ता गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के लिए जरूर खोल दिया गया है। ये भी कहा था कि पहले 100 दिन में जो काबीना है वो फैसले करेगी। यहां पर हमने अच्छी पेशरफ देखी है। इन 100 दिनों में 13 सेशंस हो चुके हैं, 13 मीटिंग्स हो चुकी हैं काबीना की, जो कि यकीनन पिछली हुकूमत के मुकाबले में एक मुस्बत कदम है। एक इंपॉर्टेंट इशू था कि जो लूटी हुई रकम है उसको पाकिस्तान वापस लाना है। उस हवाले से एसेट रिकवरी यूनिट कायम किया गया है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। शहजाद अकबर साहब उसको लीड कर रहे हैं और हमें यह बताया गया था पिछले दिनों के 700 अरब रुपए पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क मौजूद हैं, 10 ममालिक में मौजूद है, जिनको लाने का, पाकिस्तान वापस लाने का सिलसिला जो है वो जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उसके हवाले से जो लीगल फ्रेमवर्क है वो तैयार हो रहा है। ये भी बताया गया था कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। आज बड़ी पेशरफ्त हमने देखी है। करतारपुर राहदारी का आज संगे बुनियाद रखा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जिससे यकीनन पाकिस्तान की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि हम भारत से मुज़ाकरात के जरिए ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा, ये वादा किया गया था, जिसकी शुरुआत हमने पंजाब में और हमने इस्लामाबाद में भी होती हुई देखी है। PTV जो कि स्टेट टेलीविजन है, उस पर कहा गया था कि इंडिपेंडेंट व्यूज जाएंगे, न्यूट्रल होगा। उस पर भी हमने देखा है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने खातिर खा काम किया है। यह भी कहा गया था कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है, उसको काफ़ी हद तक दूर किया गया है। असद उमर साहब ने हमें खुशखबरी सुनाई थी कि जो फौरी तौर पर चैलेंज था, जो क्राइसिस था बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसको हम हल करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन ये पैसा कोई इन्वेस्टमेंट के जरिए नहीं आ रहा, ये पैसा किसी आप कह सकते हैं कि कर्जे के जरिए पाकिस्तान ने हासिल किया है, जिस पर इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि अब कर्जा नहीं लेंगे। लेकिन ये पैसा जो है
चीन से कुछ हद तक मिला है, सऊदी अरब से बड़ी पाकिस्तान को मदद हासिल हुई है। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, 10 अरब दरख्त लगाने का वादा किया गया था, इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इमरान खान साहब ने और इस पर अमल शुरू हो चुका है। लेकिन अहम बात यह है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें जो की गई थी उस पर अब तक कोई खातिर खा रफ्त हमें नजर नहीं आई है। मैंने बात की कि मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करना है, ये अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले क्वार्टर में जो हमें नंबर्स नजर आ रहे हैं या इवन अक्टूबर नवंबर के महीने में हमें चाहे वो अफराते ज़र के नंबर हो या एक्सपोर्ट्स के नंबर हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं नजर आ रहे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए अब भी होगा। ये भी कहा गया था वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कि मैं महीने में 2 मरतबा अपोजिशन के सवालात के जवाब दूंगा। सवालात के जवाब देना तो दूर की बात, माजी की तरह जब वो अपोजिशन में थे, इस मरतबा भी प्राइम मिनिस्टर बनने के बावजूद भी पार्लियामेंट में उनकी अटेंडेंस ना होने के बराबर है। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये भी कहा गया था कि पहले 100 दिन में हम बैरूनी दौरे नहीं करेंगे, लेकिन सऊदी अरब, चाइना और इसके अलावा वो मलेशिया का विजिट भी कर चुके हैं। और ये भी कहा गया था कि खसूसी तैयारे पे नहीं जाएंगे, हम कमर्शियल फ़्लाइट पे जाएंगे। लेकिन ये भी देखा गया है कि कमर्शियल फ़्लाइट की जगह खसूसी तैयारे इन दौरों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। पुलिस में जो है पुलिस को गैर सियासी करने का वादा किया था, रिफॉर्म करने का वादा किया गया। इसके हवाले से स्कैंडल्स हमारे सामने मौजूद हैं इन 100 दिनों में। यह भी कहा गया था कि नया बल्दियाती निज़ाम होगा जो कि यकसा होगा हर सूबे में। इस हवाले से खातिर खा पेशरफ नहीं हुई है। अलीम खान साहब को टाइम दिया गया था कि वो उसका ड्राफ्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। वो ड्राफ्ट की जो इनिशियल कुछ नुकात थे वो हमारे सामने ज़रूर आए थे, लेकिन इसके बाद वो ड्राफ्ट का क्या हुआ हमें नहीं पता चला। ये भी कहा गया था कि जो सरकारी इदारे हैं उनको रिफॉर्म किया जाएगा, उनमें इस्लाहात लाई जाएंगी, इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगी। लेकिन बज़ाहिर अब तक ये नहीं देखा गया है कि किसी इदारे को तब्दील किया हो, उसकी मैनेजमेंट को तब्दील किया हो। अलबत्ता जैसे माजी की हुकूमतें रिलीफ पैकेज देती रही हैं, बेल आउट पैकेजेस देती रही हैं इदारों के लिए, वो इस हुकूमत ने भी दिए हैं। उसकी एक बड़ी मिसाल जो स्टील मिल है उसका बेल आउट पैकेज हमारे सामने मौजूद है। तो बहुत सारे वादे ऐसे हैं जिन पर अब अमल दरामद शुरू नहीं हुआ है और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर इफ्तिखार दुरानी साहब। इफ्तिखार दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसे मैंने कहा कि आपका मवाजना माजी की हुकूमतों से नहीं होगा, आपके अपने वादों पर होगा, अपने दावों से होगा। जो आपने कहा था कि 100 दिन में हम पूरा करेंगे, आपकी अपनी हुकूमत, तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत क्या समझती है, किस हद तक कामयाब हुए हैं उन वादों, उन दावों पर जो आपने किए थे कौम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं इस तमाम तनाज़ुर में ये पहले कहना चाह रहा हूँ कि ये जो तहरीक इंसाफ की एक जो है रवायत है कि हम अपने आप को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए भी प्रेजेंट करते हैं और हम अपने आप को चैलेंजेस भी प्रेजेंट करते हैं ताकि हायर चैलेंजेस रखे जाएं, नई रिवायत रखी जाए, हम डिफरेंट हों। तो उस सूरत में हमने 100 दिन का जो है टारगेट रखे थे और इसके ऊपर एक हमारी बाकायदा टीम थी जिन्होंने काम किया था प्री इलेक्शन। उसको फिर हम आगे लेके चले, हुकूमत में लेके आए, जो कि 100 दिन का हमने रखा था, जो टारगेट रखा हुआ था। हम माशाल्लाह बिल्कुल डायरेक्शन पे हैं, जिधर हमने सोचा था, जिस तरह हमने प्लान किया हुआ था, उस चैलेंज को हमने कबूल किया और हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस जानिब जो 6 एरियाज थे, 35 पॉइंट थे, जिसमें लगभग 20 के ऊपर जो है हमने डिलीवर किया है और बाकी तकरीबन कोई 15 के करीब पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर इन प्रोग्रेस अभी हम चल रहे हैं, जो कि रिजल्ट के करीब है और वो अपने तकमील के मरहल में है वो जी। तो हम उस पर काफ़ी मुतमईन है। सही है। आपने कहा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पर आप यकीन रखते हैं, लेकिन कुछ एहतसाब जो है हम भी आपका करेंगे, यानी कि मीडिया भी आपका एहतसाब करेगा कि क्या आप अपने 100 रोज़ा प्लान पर पूरा उतर रहे या नहीं उतर रहे। तो मैंने बहुत सारी बातें गिनवाई हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी, उस पर अमल दरामद शुरू भी हो चुका है। लेकिन हम उन इशूज पे पहले नजर डालते हैं जिन पर अभी तक हमें अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आया। क्योंकि आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यह बता दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की अकाउंटेबिलिटी वो खुद करेंगे, पार्टी करेगी, ऑपोजिशन करेगी या कोई और करेगा? क्योंकि उन्होंने एक बड़ा वादा किया था, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में मैं आऊंगा, महीने में 2 मरतबा कम अज कम ऑपोजिशन के सवालात का जवाब दूंगा। वो 2 मरतबा तो दूर की बात, 1 मरतबा भी उन्होंने ऑपोजिशन से सवालात नहीं लिए। तो खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? जी ये बहुत अच्छी बात है जी। इसमें यह है कि एक
इस वक्त जो है एग्जिस्टिंग रूल में प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन आवर नहीं है, जो कि अभी रूल जो है उसको अमेंड किया जा रहा है। जैसे ही वो आएगा तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ लाएंगे। अगर आप देखें इस वक्त वो काम हम कर रहे हैं जो पिछली हुकूमतों में नहीं हो रही थी। हमने देखें कैबिनेट मीटिंग हमारी रेगुलर होती है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग्स चल रही थी, ECC की हमारी जो मीटिंग्स हैं वो हो रही होती हैं। इसी तरह वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जी पार्लियामान में अपोजिशन को जवाबदेह होना ये प्राइम मिनिस्टर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके ऊपर उन्होंने स्पीकर साहब के पास रूल पड़ा हुआ है, जैसे ही अमेंड होगा वो खुद पार्लियामान में आएंगे और क्वेश्चन आवर हुआ होगा रूल के मुताबिक। लेकिन इफ्तिखार दुरानी साहब, ये तो वादा करने से पहले बताना चाहिए। आप लोग आकर वादा कर देते हैं कि हम आएंगे पार्लियामेंट में, ऑपोजिशन के सवालात का जवाब दे देंगे। जब आपसे पूछा जाता है कि सवालात के जवाब कहां गए, इमरान खान साहब तो पार्लियामेंट आते ही नहीं है, फिर आप बताते हैं कि नहीं रूल्स नहीं है, अभी रूल्स जब पास हो जाएंगे तो इसके बाद इमरान खान साहब आना शुरू करेंगे। ये तो पहले बताना चाहिए या सोचना चाहिए कि ये रूल्स होंगे, इसके बाद हम कौन से कोई वादा करें। ये बताया हमने, शहजाद भाई पहले बताया हुआ है हमने कि रूल अभी अमेंड होने के लिए गया हुआ है। और पहली बात है कि शुरू के 100 दिन आखिरी नहीं है, और इसमें आप इंशाल्लाह बाकी आपको 4 साल और 9 माह हम मौजूद हैं और आप देखते रहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऐवान रेगुलरली जाया करेंगे, इसी तरह जिस तरह ये कैबिनेट मीटिंग करते रहे हैं। आप ये देखेंगे कहीं पे शुरू के 2 साल में लोगों ने, पिछली हुकूमतों ने 11 कैबिनेट मीटिंग की है और हमने जो है 13 वो शुरू के 100 दिनों में कर दी हैं। तो हम बिलीव करते हैं सिस्टम पे और अकाउंटेबिलिटी पे, और इसमें प्राइम मिनिस्टर आएंगे। और ये हमने बताया हुआ है मीडिया में कि रूल अमेंडमेंट के लिए गया हुआ। लेकिन इफ्तिखार साहब, ये बात आपकी ठीक है कि 100 दिन में आप लोगों ने 13 कैबिनेट मीटिंग्स की है। PMLN की हुकूमत में तो एक वक्त ऐसा भी आया था कि साल में 1 या 2 दफा कैबिनेट इकट्ठा बैठी थी। लेकिन अगर बड़ा मसला देखा जाए तो नेशनल असेंबली में, कौमी असेंबली में एक भी बिल पेश नहीं हुआ है, एक भी बिल पास नहीं हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो कमिटीज हैं वो नहीं फॉर्म की गई हैं, जिसकी वजह से कोई बिल नहीं आ पा रहा है, कोई बिल पास नहीं हो पा रहा है। तो 100 दिन में कोई बिल पास नहीं हुआ है नेशनल असेंबली से, यह बड़ी अहम बात है। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो था वो तायद करना था, 100 दिन में हुकूमत का रीडायरेक्ट करना था उस तरफ जिस तरफ हमने सोचा था, जो कि नया पाकिस्तान है, जो कि जिसमें आप रहम रखेंगे तमाम लोगों पे, उनके लिए सोचेंगे और प्लान करेंगे और गवर्नेंस का बेहतर मॉडल लेके आएंगे और अकाउंटेबिलिटी लेके आएंगे। उसमें यह है कि आगे आप देखेंगे कि बिल्स भी आ जाएंगे, क्योंकि उसमें एक चीज़ जो हमने कमिट की हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ थी जो कि हमने लोकल बॉडी एक्ट, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंप्रूवमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस वो तो फेडरल सब्जेक्ट था, वो आएगा, आप देखेंगे उस मसवदे में, आप वो इंशाल्लाह अप्रूव होगा पार्लियामेंट में। गवर्नेंस मॉडल की आपने बात की, अब इसमें 2-3 अहम इश्यूज हैं जिस पे बात कर लेते हैं। एक तो लोकल बॉडीज का आपने खुद जिक्र किया। हुकूमत ने पहले महीने में कहा था, और अलीम खान साहब जो कि पंजाब में मिनिस्टर हैं, उनको यह टास्क दी थी कि आप 2 हफ्ते में हमें ड्राफ्ट पेश करेंगे कि लोकल बॉडीज रूल एक्ट क्या होना चाहिए, बिल क्या होना चाहिए, ताकि उस पर आगे कानून साजी का अमल हो सके, तमाम सूबों में यकसा लोकल बॉडी कवानीन होंगे, ये भी आपने कहा था। वो 2 हफ्ते बाद ना तो अलीम खान साहब ने ड्राफ्ट पेश किया है, ना हमारे सामने इस वक्त कोई मौजूदा शक्ल है कि लोकल बॉडी किस किस्म का होगा पंजाब में और दूसरे सूबों में। जी, वो उस पे शहजाद भाई काफ़ी सारी कंसल्टेशन हो गई है, ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन थी, फिर फोकस हो गए। देखिए, हमारे पास जो बेहतरीन रिजल्ट आए थे ना जी खैबर पख्तूनख्वा से, क्योंकि नेचुरली हमारा एक्सपीरियंस खैबर पख्तूनख्वा का था, वहाँ पे जो बेहतरीन रिजल्ट आया हुआ था वो था विलेज काउंसिल का। उसके ऊपर जो है एक बाकायदा तौर पे बहुत बड़ा वर्किंग ग्रुप था, जिसमें हमने तमाम लोगों को शामिल किया, हमारे लोग थे, और एक ड्राफ्ट क्योंकि उस पर इम्प्रूवमेंट हो रही थी, डिस्कशंस चल रही थी, क्योंकि नेचुरली सिर्फ लोकल बॉडी एक्ट लेके नहीं आना था, वो लेके आना था जो लोगों के लिए बेहतर हो, अवाम के सहूलत के लिए हो, और वो जो उसकी एक्चुअल फॉर्म है ना कि वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम आ जाए। अभी हमने खैबर पख्तूनख्वा से क्या लैंड किया था, लैंड ये किया था कि 100 दिन में हम इस पर अमल दरामद करेंगे, इसको मुकम्मल करेंगे। जैसे मैंने कहा, अलीम खान साहब को 2 हफ्ते का वक्त दिया था, आप खुद कह रहे हैं कि हमारे सामने एक कामयाब मॉडल भी मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा का, तो फिर क्या इसमें इतना वक्त लग रहा है कि ड्राफ्ट अब तक आपकी पार्टी ने अप्रूव नहीं किया है, आगे उस पर कानून साजी होनी है, फिर शायद इलेक्शन होंगे, तो पता नहीं कितना अरसा लग जाएगा इसकी इंप्लीमेंटेशन में। तो
नहीं, अरसा ज़्यादा नहीं लगेगा, ये बिल्कुल मसवदा तैयार है। मैं आपको उसकी शक्ल टेंटेटिव जो कंटूर उसके बता देता हूँ, मैं वही उसी तरफ आपको लेके जाना चाह रहा था। देखिए खैबर पख्तूनख्वा में हुआ क्या है, बाकायदा ब्रीफिंग भी दी गई थी, लेकिन जो मुकम्मल उसका ड्राफ्ट था उसके लिए वक्त दिया गया था अलीम खान साहब को, जो कि आप 100 दिन में डिलीवर नहीं कर सके हैं। नहीं, कल अनाउंस करेंगे ना वो जो कंप्लीट वो हैं हुआ में मसवदे, उसमें लोकल बॉडी शामिल है, कल अनाउंस करेंगे उसमें है। ऐसा नहीं है, तासर ठीक नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव शोबे हैं जहां पर इस्लाहात लानी है, जिनमें एक आपने कहा था कि बड़ा अहम शोबा है पुलिस का। अब पुलिस के हवाले से जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, आपकी हुकूमत पिछले 100 दिन में तनाजात का शिकार रही है। आपने डीपीओ पाकपतन को पोस्टिंग करने की कोशिश की, उसका सुमोटो नोटिस लिया गया। आईजी इस्लामाबाद केस था, उसका सुमोटो नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। पंजाब के आईजी को आपने लगाया, 1 माह में तब्दील कर दिया। तो वहां पर भी हमें कोई पेशरफ्त नहीं नजर आ रही है कि कोई बड़े पैमाने पे इस्लाहात का आगाज किया हो। देखिए, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म जो है, डॉक्टर इशरत हुसैन जो है वो उनकी सरबराही में कमेटी बनी हुई है, वो कंसल्टेशन उसकी हुई हुई है, कंसल्टेशन मुकम्मल है। कल उसके ऊपर अपडेट वज़ीर आज़म साहब आपको अपने खिताब में ज़रूर देंगे और अरबाब शहजाद साहब भी उसको अपडेट करेंगे। काफ़ी कंप्रीहेंसिव डिस्कशन इसके ऊपर हो चुकी है। एक मॉडल कैबिनेट भी प्रेजेंट किया गया था, फिर उसके बाद हमने उसको दोबारा डिस्कशंस के लिए भेजा। देखें, एक तो ये है ना कि हम खाना पूरी कर देते कि जी ये क्योंकि हमने कहा है हमने ये कर दिया, ऐसा नहीं था जी। बेसिकली ये तमाम की तमाम रिफॉर्म्स आपने बड़ी फ्यूचरिस्टिकली सोचना था। हमने ये देखना था कि इस निज़ाम में सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट की तब्दीली नहीं करनी थी, हमने वो निज़ाम लेके आना था जो कि अवाम के लिए बेहतर हो और उसमें मुल्क के लिए बेहतरी हो। ये था जिसके ऊपर बहुत डेलिब्रेशन की जाती है और बड़ी सोच विचार की जाती है। अदरवाइज हमने तो टारगेट दिया हुआ था, प्लान दिया था तो ये उम्मीद लगाकर बैठी थी कि आपको पता है कि हमने किस किस्म की इस्लाहात लानी है और फिर 100 दिन में उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और उसके नताइज हमें शायद चंद माह में या साल में नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब भी आप ये कह रहे हैं कि कंसल्टेशन जारी है कि इस्लाहात किस तरह की होंगी ताकि वो फ्यूचरिस्टिक हो। मतलब कंसल्टेशन फेज में ही है चीजें, कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर आप ये बता सकें कि हाँ इस पर अमल शुरू हो गया है, खासतौर पर ये जो पुलिस रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं। देखिए उसमें ये है कि मैंने आपको बोला कि 20 टारगेट तो आपने अचीव कर लिए हैं। अभी अगर मैं उसके ऊपर आपको सुनाना शुरू कर दूंगा तो कल वजीर आजम साहब क्या बोलेंगे। 15 टारगेट वो हैं जिसके ऊपर इन प्रोग्रेस है, वो हम आपको बताएंगे, जिसको हम बताएंगे कि दिसंबर में वो अचीव हो जाएंगे। हमें बिल्कुल क्लियर पता है, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि आप उसको जितना ज़्यादा डेलिब्रेट कर सकें ताकि वो जब इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं। अभी जब खैबर पख्तूनख्वा में लोकल बॉडी पे चले मिसाल ले लेते हैं, हमने उसमें 3 टियर बनाया हुआ था। हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के भी बनाया हुआ था, फिर उसके बाद नेबरहुड और तहसील काउंसिल थी, फिर विलेज काउंसिल थी। अभी मज़े की बात यह है कि उसमें सबसे कामयाब जो था वो विलेज काउंसिल था। ऊपर जो था वो मॉडल वही था जिसमें आप बाय एंड सेल कर सकते थे, यानी कि आप गवर्नमेंट जो इनडायरेक्ट इलेक्शन था उसमें आप मैनिपुलेट कर सकते थे इलेक्शन। अभी हमने सोचा, लेकिन उसको डेलिब्रेशन के खिलाफ नहीं हूं, बड़े शहर डेलिब्रेशन ना करें, आप डेलिब्रेशन करें, आप कंसल्टेशन ऐसी चीज लेकर आए जो कि वाकई रिफॉर्म्स ला सके। मैं तो ये सवाल कर रहा हूं कि इन चीजों पर आपने कहा था कि हम अमल दरामद करेंगे पहले 100 दिन में, वो तो आपने नहीं किया। अगर आप ये कह रहे हैं कि कंसल्टेशन फेज में है तो फिर आप एतराफ कर रहे हैं इस बात का कि हाँ 100 दिन पे उस पर अमल दरामद का काम जो है वो शुरू नहीं हुआ है अब तक। कल अनाउंस करेंगे ना शहजाद भाई, कल अनाउंस करेंगे ना हम तो। आप कल अनाउंस करेंगे, लेकिन 3 बजे उनका खिताब है तो उसमें अनाउंस कर देंगे। लेकिन अमली तौर पे ये देखना होता है कि क्या क्या चीजों पर काम शुरू हुआ है। मिसाल के तौर पे साउथ पंजाब सूबा बनाने का वादा किया था और ये कहा था कि 100 दिन पे इस पे पेशरफ्त हो जाएगी। जाहिर सी बात है 100 दिन में नया सूबा नहीं बन सकता, लेकिन हमें खातिर खा काम तो नजर आना चाहिए था उस पर। लेकिन एक मीटिंग हुई है, एक टास्क फोर्स बन गई है। इसके अलावा जिन लोगों ने आपको ज्वाइन किया था उनको पंजाब में वजारतें मिल गई हैं, वफाक में मिल गई हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई काम तो नहीं शुरू हुआ इस वक्त। अमली तौर पे बताता हूँ ना शहजाद भाई, मैं बताता हूँ आपको। अमली तौर पे ये हुआ है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है एज अ फर्स्ट स्टेप वो मुल्तान में क्रिएट किया गया है, जिसमें आप ब्यूरोक्रेसी मूव करेंगे मुल्तान। ये स्टेप जो है वो ले लिया गया है, कल वजीर आजम साहब आपको बताएंगे वो कैसे मूव किया गया है।
वो इतना वाइडली पब्लिसाइज नहीं किया गया, क्योंकि नेचुरली वी वांटेड कि एज अ पैकेज हम अनाउंस करें कि ये काम हम कर चुके हैं और हम ये करना चाह रहे हैं। वो इम्पैक्ट फैक्टर के लिए हम रखना चाह रहे थे, कल अनाउंस हो जाए, वो उन्होंने किया है, वो मूवमेंट हुई है उसके ऊपर काफी ज्यादा। लेकिन हमने जितने टारगेट डिफाइन किए ना, मुल्तान उसको हमने और साउथ पंजाब सूबा बनाना, उसके लिए एक ड्राफ्ट होगा कि किस तरीके से ये होगा, वो बिल क्या होगा, उसकी शक्ल क्या होगी, इसमें तो बहुत ये तो दो मुख्तलिफ बातें हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव देखे ना, पहले ये है कि आप जब प्रोविंस को क्रिएशन का स्टेप है ना जी, उसमें आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ताकि वहां से आप पहला कदम आप ले रहे होते हैं। फिर उस तरफ आप जाते हैं कि जी इसके जो कंटूर्स हैं वो क्या होंगे, किस तरह होंगे, क्योंकि आपने एक नया सिस्टम क्रिएट करना है, यानी कि आपके सूबे में हाई कोर्ट आ जानी है, उसके बाद एक गवर्नर ने आ जाना है, चीफ मिनिस्टर होगा, कब होगा, प्रोसेस क्या होगा। तो आप पहला स्टेप तो करेंगे ना कि आप उसका जो मशीनरी है उसको मूव करना शुरू कर देंगे ताकि लोग वहां से उसका फायदा उठाना शुरू कर दें। क्योंकि आपने 2-3 साल या साल में या 5 साल में करना था, तो इमीडिएटली आप उनको रिलीफ देना शुरू कर देते हैं। जो लोगों को लाहौर जाने के बजाय साउथ पंजाब के लोगों का काम मुल्तान में होना शुरू हो जाएगा। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, जो कि 100 दिनों में आप बात करें, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि इसमें फिर भी फर्क है। साउथ पंजाब सूबा मुख्तलिफ चीज़ है, आप ब्यूरोक्रेसी को मुल्तान मूव करें, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वहां पे दें, वो एक मुख्तलिफ चीज़ है जिस पर आप बात कर रहे हैं। इफ्तिखार तोनाई साहब, इसी तरह इमरान खान साहब ने बातें तो बड़ी अच्छी की हैं और सबने बड़ा अप्रिशिएट भी किया है। उन्होंने कहा था बंगालियों को शनाख्ती कार्ड देंगे, अफगानियों को शनाख्ती कार्ड देंगे, बड़ी मिसालें दी उन्होंने अमेरिका की। क्या हुआ है उसमें, जरा ये बताएं, इन बातों पर कितना अमल हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। इसके ऊपर देखें, हमारे कुछ लोगों के, हमारे जो एलाइज थे उनके भी कंसर्न थे। फिर उसके बाद नादरा को भी ऑन बोर्ड लिया गया है, वो नेगोशिएशंस चल रही हैं, क्योंकि नेचुरली वो जो स्टेटमेंट थी उस वक्त दी गई थी कि जिसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न था कराची में, उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है और वो पेशरफ उसके ऊपर चल रही है। लेकिन ये जो था एजेंडा, ये 100 डेज प्लान में नहीं था, ये इंडिपेंडेंट ऑफ 100 डेज उन्होंने गुफ्तगू की जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची की बताई गई थी, और उसके ऊपर आगे प्रोग्रेस चल रही है। नेचुरली आप लेकिन बेहतर ये ना हो कि कंसल्टेशन हो जाए स्टेक होल्डर्स के साथ, ऑपोजिशन के साथ, नादरा के साथ, और इसके बाद वजीर आजम इतनी बड़ी बात करें, बजाय इसके कि वो एक उम्मीद दे दे लोगों को कि हम ये करने जा रहे हैं और फिर आप कहें कि कंसल्टेशन कर रहे हैं, फला जगह रुकावट है नादरा की जानिब से, या ऑपोजिशन का कोई और मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, ये दोनों मॉडल है ना जी। आप देखें, देयर आर 2 मॉडल्स। मॉडल 1 इज कि जी आप टॉप डाउन जाएं और सेकंड इज बॉटम अप जाएं। ये दोनों मॉडल एप्लीकेबल है कि आप जिस तरह फैसला साजी करना चाहते हैं आप उस तरह कर सकते हैं। दोनों सूरत में बाय द एंड ऑफ रिजल्ट ये है जो आप डिसाइड किया होता है कि दोनों मॉडल्स पर काम किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक बयान दे देना और इसके बाद सोचना कि ये पॉसिबल है, इस पर अमली तौर पे काम हो सकता है, ये तो नहीं होना चाहिए ना कि आप एक बयान दे दे फिर कहें यहां पे रुकावट है, फला जगह रुकावट है। आप ठीक कह रहे हैं, टॉप डाउन करें या डाउन बॉटम टॉप करें, लेकिन कम से कम पहले इस पे कंसल्टेशन तो कर लें। मेरा ख्याल है कि एक जो है एक इम्प्रेशन है कि उसके ऊपर गुफ्तगू या कंसल्टेशन नहीं होती है। मेरा ख्याल है क्योंकि नेचुरली हमारी गवर्नमेंट का, क्योंकि एक मुसलसल एक बयानिया है कि जी हम नए हैं, हमें पता नहीं है। ये खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे खिलाफ था बयानिया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कंसल्टेशन नहीं होती। बड़ी मेरा ख्याल है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स बोथ, जितनी डेलिब्रेशन तहरीक इंसाफ के अंदर होती है और जितनी कैंडिडेट कन्वर्सेशन और डिबेट होती है ऑन एन इशू, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी में इतनी गुफ्तगू होती है और पॉलिटिकल पार्टी का हेड इतना अवेलेबल होता है जो आपसे गुफ्तगू करता है। ये 100 डेज प्लान जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ने खुद बैठ के बनाया है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी प्राइम मिनिस्टर इतना टाइम दिया होगा और वो उसका इतना ज्यादा जो है कमांड होगा 100 डेज प्लान के ऊपर, जिसको एग्जैक्टली पता होगा कि कौन कहां पे क्या कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 100 रोजा प्लान सामने आया था, लेकिन इसी प्लान की बुनियाद पे अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस पर डिलीवर आपने कितना किया। आप समझते हैं कि 35 नुकात थे जिसमें से 20 पर अमल दरामद हो चुका है। मैं एक दो और आपके सामने रखता हूं। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपकी हुकूमत ने लिया है कि एसिड रिकवरी यूनिट बनाया, शहजाद अकबर साहब उसको हेड कर रहे हैं। हमें यह भी बताया गया कि 10 ममालिक में पाकिस्तानियों का 700 अरब रुपया पड़ा हुआ है जो कि गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया गया है, जिसको वापस लाने की कोशिश होगी। यहां पर भी आपने अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है,
लेकिन अब तक हमारे सामने कोई ऐसा केस नहीं सामने आया है जहां पे पैसे वापस आए हो या किसी को इस पे सजा हुई हो। इसमें अभी बहुत वक्त लगेगा ऐसा लगता है। देखिए, पहली बात तो ये था कि ऐसा कोई सिस्टम पहले था ही नहीं। हमने आके इनिशिएट किया, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जो थी और एंटी करप्शन जो है, ये मेन प्लैग था हमारी पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन का, और तहरीक इंसाफ का पूरा इसके ऊपर एक नैरेटिव है 22 साल से। उसके ऊपर हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसने ये काम करना था, क्योंकि हुकूमती मशीनरी में ये विल हमसे पहले ये नहीं थी कि आपने जाके म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस सीख करनी है बाकी ममालिक से। ये पैनामा में सारे लोगों ने देख लिया था कि हमारी कैपेसिटी कितनी थी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए। और उसने शहजाद अकबर साहब ने ये किया है इन 100 दिनों में कि आपको 10 ममालिक के साथ, काफ़ी के साथ हमारा MOU साइन हो गया है, और इस वक्त इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। ये जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं ये उसकी बिना पे हुआ है जो अभी हेडवे बनाया है इन 100 दिनों में। और रिकवरी की जो बात है, आपको एक अच्छी खबर जो है वो जल्द मिलेगी, जो कि हम इस वक्त जिस प्रोसेस में हैं, क्योंकि नेचुरली आपने जब क्लैम्प डाउन करना है या रिकवरी करनी है तो उसमें आपने डिटरमिन करना है कि ये स्टोलन मनी है या इल गॉटन मनी है। इन दोनों सूरत में फिर आपको एक प्रोसेस में जाना पड़ता है, जो प्रोसेस हमने एक जगह पे मीट किया हुआ है वो जल्द हमसे शेयर करेंगे। और आप लोगों ने ये भी कहा था कि 100 बड़ी मछलियां हमारे टारगेट पर है, हमारे निशाने पर हैं, जिन पर हम पहले क्रैकडाउन करेंगे। अब कौम मुंतज़िर रहेगी कि कितना जल्द ये पैसा जिसको आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि इल गॉटन मनी है वो वापस आता है पाकिस्तान में, कितने लोगों को सजा होती है इस पर। लेकिन मैं एक और 2 इश्यूज पे बात करना चाहूंगा, बड़े अहम नुकात हैं ये भी। माशी चैलेंजेस का आपकी हुकूमत को सामना था और बहुत शदीद सामना था। कुछ इकदाम आपने लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस असद उमर साहब कहते हैं कि हल कर लिया है हमने, लेकिन फिर भी मईशत अभी हिचकोले खा रही है। जो शुरू में पहले 2 हफ्ते में जो फील गुड फैक्टर था इन्वेस्टर का, वो अब वहां पर मौजूद नहीं है। बहुत बड़ा ये माशी चैलेंज है आपके सामने कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बहाल करना है और इस मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करना है, क्योंकि अब तक जो इकदामात लिए गए हैं वो हमने कर्जा लेके किए हैं, वही कर्जा जिसके इमरान खान साहब खिलाफ होते थे। इसके अलावा कोई खातिर खा इकदामात नहीं लिए गए हैं और खासतौर पर नतायज सामने नहीं आ रहे। मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट्स में अगर आपने कुछ इकदामात लिए हैं, उसके नतायज अब तक सामने नहीं आए हैं। देखिए, इसमें शहजाद भाई एक बात तो ये है कि जो कर्जा हमने ले रहे हैं या हेल्प ले रहे हैं, इसमें तहरीक इंसाफ का कोई दोष नहीं है। ये तो उन लोगों ने जो हमसे पहले हुकूमत करके गए हैं, जब उन्होंने बजट बनाया तो उन्होंने बताया ही नहीं कि पैसे कहाँ से आएंगे। ये जो कर्जा देना है $9 अरब पाकिस्तान ने, ये किसी बजट डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ था। ये $9 अरब कहाँ से जाएंगे? उन्होंने तो एक जमा वो की कि जी इतनी अमाउंट रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे, ये इतना दे देंगे। वो तो ऑटोमेटिकली खुद बता रहे हैं कि जी हम 1.5 अरब 1.5 ट्रिलियन जो है बोरो करेंगे। ये तो बजट डॉक्यूमेंट आपको बता रहा होता है कि वो जो जाती हुकूमत जो हमें कह रही है वो खुद रिफ्लेक्ट करिए अपने बजट डॉक्यूमेंट में। ये अमाउंट कहां से आएगी वो कोई नहीं बताते। वजीर आज़म साहब ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि 100 दिन में किन किन बातों पर उन्होंने अमल किया है, कितनी पेशरफ्त हुई है। लेकिन एक बड़ी पेशरफ्त इस पहलू पर भी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे और इंडिया के साथ खास तौर पे ताल्लुकात बेहतर करने का इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर वो 1 कदम आगे बढ़ेंगे हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। आज करतारपुर की राहदारी का संगे बुनियाद रखा है। ये बड़ा इनिशिएटिव है पाकिस्तान की जानिब से, बड़ा ही मुस्बत कदम है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हम डायलॉग के जरिए मामलात को हल करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने आज एक कदम उठाया है। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान इस पर अमल करता है या नहीं करता, उनकी तरफ से क्या पेशरफ्त होती है। फिलहाल एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके बाद इस इशू पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरिया फयाल तालपुर आज GIT के सामने पेश हुए। GIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसके सामने आज पेश हुए और दोनों ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। अहम बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी पेश होना था, लेकिन उनके वकील आज पेश हुए इस GIT के सामने। जाली अकाउंट्स केस का जो आगाज हुआ था वो 29 बैंक अकाउंट से हुआ था, जिसमें 35 अरब रुपए कहा जा रहा था कि मुंतकिल किए गए हैं गैर कानूनी तौर पे। लेकिन इसके बाद जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है, ये रकम उससे कई ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारे नुमाइंदा खसूसी मंसूर वक्त हमारे सामने है, जिनके पास इस वक्त कुछ तफसीलात हैं
कि किस किस्म के सवालात हुए हैं और क्या जवाबात आज दिए गए हैं आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा की जानिब से। मंसूर मगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई JIT के सामने बयान रिकॉर्ड करवाया है आसिफ अली जरदारी साहब ने और फरियाल तालपुर साहिबा ने। जरा बताइएगा कि जो आसिफ अली जरदारी साहब से सवाल हुए हैं रकम मुंतकिली के हवाले से कि जाली अकाउंट्स में ये रकम कैसे मुंतकिल की गई है, तो क्या जवाब दिए हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने आज इस JIT के सामने? जी देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 6 रुकनी JIT बनाई गई थी उसको तकरीबन 2.5 माह होने को हैं। उन्होंने पहली बार आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को नोटिस भेजे। उस नोटिस के बुनियाद पे आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पेश हुए। जो मेरे ज़राए हैं जो अक्सर मुझे अपडेट करते रहते हैं, उनका ये कहना है कि जरदारी साहब बड़े हशाश बशाश तरीके से आए, वो वहाँ बैठे, उनसे ज़्यादातर जो जैली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात के बारे में जितने भी सवालात हुए उनमें अक्सरियत पे उसने कहा कि मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है। इस तरह के उन्होंने जो आए बाएँ शाएँ के जवाब दिए। उसके बाद जो है ना उन्होंने और कई सवालात पूछे, सवालों की एक लंबी सीरीज़ थी पूछने की। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में जो मेरे वकला हैं वो आपको बता सकते हैं, और किसी एक मोड़ पे कहा कि मेरा अकाउंटेंट है वो आपको बता सकते हैं, याद नहीं है वो आपको बताएंगे, आप उनसे पूछेंगे। तो इस तरह की जो है बातचीत हुई। यही सूरत फरियाल तालपुर की थी। उन्होंने भी कहा कि मुझे पता नहीं है, मुझे बताइएगा एक मिनट मंसूर मगारी साहब कि आज एक बड़ी जो है आपने ये खबर ब्रेक भी की थी कि ओमनी ग्रुप के साथ ताल्लुकात का एतराफ़ किया है आसिफ अली जरदारी साहब ने कि कारोबारी ताल्लुकात ओमनी ग्रुप के साथ हैं। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने आज JIT के सामने पहली बार एतराफ़ किया है कि ओमनी ग्रुप के साथ उनके बिजनेस रिलेशन हैं। उन्होंने बताया कि जो उनके पास ज़मीनें हैं उनसे शुगर केन यानी गन्ना जो है वो ओमनी ग्रुप के शुगर मिल्स को वो फ़रोख्त करते रहे, जिसकी रकम ओमनी वाले उन्हें देते रहे हैं। और हमें ये नहीं पता है कि ओमनी ग्रुप ने हमें जो पैसे हैं वो जली अकाउंट्स दिए, हमसे बनते थे, उन्होंने पैसे हमें दे दिए। वो पैसे उन्होंने कहाँ से दिए उनका हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ओमनी जाने, आप जाने और दीगर मामला जाने। तो उनसे पैसों के बारे में पूछा गया कि कितने पैसे उन्होंने दिए, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मुझे पता नहीं, मेरा मैनेजर आपको बताएगा और मेरा अकाउंटेंट बताएगा कि ओमनी की तरफ गन्ने के पैसे कितने रहते थे और 1 साल में कितने, 2 सालों में कितने। तो इस तरह की उन्होंने जो है ना गोल मोल करके जवाब दिए। लेकिन उन्होंने अपने ओमनी के साथ बिजनेस रिलेशन की पहली बार उन्होंने ओन किया है कि उनके रिलेशन है और गन्ना देते थे, जिस वजह से पैसे वहाँ से आए हैं। अच्छा, और ये भी रिपोर्ट किया गया है आपकी जानिब से कि अयान अली का जिक्र भी आज आया था। इस पूरे जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है या जाली बैंक अकाउंट्स का केस है, इसमें अयान अली का जिक्र कहाँ से आ गया? जी देखिए, मैं पहले भी ये ब्रेक कर चुका हूँ कि जैली अकाउंट से अयान अली को पैसे मिलते रहे, उनकी जितनी भी ट्रैवलिंग होती रही है उनके एक्सपेंसेस जैली अकाउंट से होते रहे हैं। जो मेरे सोर्सेस हैं उनका कहना है कि एक स्टेज पे उनके एक मेंबर ने जरदारी साहब को कहा और तस्वीरें दिखाई, कुछ तस्वीरें कि ये देखिए ये अयान अली के साथ ये जो शख्स है ये आपके साथ भी नज़र आता है, उन्होंने अक्सर आपके साथ ट्रैवलिंग की है जहाज़ों में और अयान अली के साथ भी नज़र आ रहा है, ये कौन है? तो उस पर काफ़ी बरहम हुए। उन्होंने कहा कि ये मेरा पर्सनल आप सवालात कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि आपको ये जवाब देना पड़ेगा, इंतहाई अहम सवाल है और इसका एक बैकग्राउंड है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। तो फिर जरदारी साहब ने कहा कि ये जो है मेरे फिजियोथेरापिस्ट है, इसका नाम मुश्ताक है। तो उन्होंने ऑन किया कि जो इसके अयान अली के साथ अक्सर बेश वो जो बंदा नज़र आता है फ़ोटोज़ में, वो उनके जो फिजियोथेरापिस्ट मुश्ताक है। अच्छा, जो जरदारी साहब के फिजियोथेरेपिस्ट हैं मुश्ताक, वो अक्सर नज़र आए हैं अयान अली के साथ, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जरदारी साहब ने? जी बिल्कुल, सोर्सेस तो यही बता रहे हैं कि उन्होंने यही मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि ये जो शख्स ज़्यादातर अयान अली के साथ नज़र आया है वो मेरे फिजियोथेरापिस्ट हैं। अब कबल वक्त होगा कि JIT ने यह सवाल क्यों किया। हो सकता है कि JIT के पास मुश्ताक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई मालूमात हो सकता है कि उनके जली अकाउंट निकल आए, हो सकता है कि उनकी कोई ट्रांजैक्शन हुई हो जिस वजह से उन्होंने ये पूछा, ताकि ये डेवलप हो जाए जरदारी साहब के अपने मुंह से उनके कहे वर्ड्स कि उनका मुश्ताक से ताल्लुक़ है या नहीं है, या सिर्फ वो अयान अली से उनका ताल्लुक़ था।
सही, जरा क्या बताते हैं, फरियाल तालपुर साहिबा भी आज पेश हुई हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? आपने कहा कि जरदारी साहब के हवाले से तो बताया जा रहा है कि बड़े हशाश पिशाश थे, बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। फरियाल तालपुर साहिबा से क्या सवालात हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? जी, उसकी बॉडी लैंग्वेज तो ठीक नहीं थी। जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि हालांकि जरदारी साहब बीमार हैं, वो सीढ़ियाँ बड़े मुश्किल से चढ़ते हैं, लेकिन आज वो 2 फ्लोर आराम के साथ सीढ़ियों पे चढ़ गए, क्योंकि वहाँ कोई लिफ्ट नहीं है। लेकिन जरदारी साहब को मजबूरी में वो वहाँ सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ा। बड़े हसास बताते, लेकिन फरियाल तालपुर बड़ी सहमी हुई थी, डरी हुई थी। उनसे पूछा गया, मुख्तलिफ कंपनियों के नाम लिए गए उनके सामने कि ये कंपनियां हैं जहां से जाली अकाउंट्स जरदारी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफ़र हुए हैं, ये कंपनियों से आपसे क्या मरासिम है? तो उन्होंने कहा मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं। और उनको कहा कि फिर किसको पता है? आपने तो एग्रीमेंट साइन किया है, आपके दस्तखत है। तो उन्होंने कहा कि जी मेरा टैक्स जो एडवाइज़र है, जो लॉ एडवाइज़र है, वो आपको बता सकेंगे, या हमारे अकाउंटेंट है वो बताएंगे। लेकिन ज़्यादातर वो बड़ी परेशान हो गई। जैसे उन्होंने कंपनियों के नाम सुने, वो ऐसी कंपनियां थी कि उनके जहन में भी नहीं था कि इन कंपनियों का रिकॉर्ड या इनके कोई सबूत या उनकी कोई चीज़ें JIT के पास आ सकती हैं कि। तो जिस वजह से जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब के मुकाबले में फरियाल तालपुर ज़्यादा परेशान नज़र आई। सही है। बिलावल भुट्टो साहब के वकील भी आज पेश हुए हैं, क्या इतलात हैं, क्या सवालात पूछे गए? क्योंकि आप पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि जो कंपनी है, जो जरदारी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड है, उसके चेयरमैन रहे हैं गालिबन मुबैना तौर पे। ये इस वजह से उनको आज बुलवाया गया था और उनके वकील पेश हुए हैं। शाह साहब, मैं थोड़ी करेक्शन करूं कि वो जरदारी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो चेयरमैन नहीं है। और फरियाल साहिबा जो हैं वो डायरेक्टर हैं, और बाकी लोग जो वो शेयर होल्डर हैं। तो उनको एक तहरीरी सवालनामा भेजा गया था जो उनके वकला ने वो भर के उनको जमा किया है। ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है कि हो सकी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के वकला से कोई उन्होंने इंट्रोगेशन किया है, नहीं। लेकिन इस बात के जो ने वो सबूत मुझे मिल गए हैं अपने सोर्सेज कह रहे हैं कि जरदारी साहब और फरियाल तालपुर के जो 2 वकील आए थे, उनसे उनके जो लायर थे उन्होंने इंट्रोगेट किया तो बहुत परेशान हो गए। वो सवालात का जवाब दुरुस्त नमूने नहीं दे सके, बड़े बुरी तरह फंस गए। वकला जो थे वो उनके जरदारी साहब और फरियाल से ज़्यादा वो फंस गए, उनके पास कोई अच्छा जवाब वो नहीं था। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूर हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव स्टोरी थी उनके ज़राए बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब से और फरियाल तालपुर साहिबा से आज बड़े अहम सवालात हुए हैं इस केस के हवाले से। ये पहली पेशी थी आसिफ अली जरदारी साहब की और फरियाल तालपुर साहिबा की सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई JIT के सामने। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद अहम इशू पे बात करेंगे। आज जो है संगे बुनियाद रखी है करतारपुर राहदारी की। इमरान खान साहब वहाँ पे मौजूद थे, भारतीय डेलीगेशन भी वहाँ पर मौजूद था। बड़ी अहम पेशरफ्त है और पाकिस्तान इस पेशरफ्त को बड़े अहमियत से देख रहा है, क्योंकि एक पीस डायलॉग का आगाज़ पाकिस्तान ने किया। इमरान खान साहब अपने पहले खिताब में भी कह चुके थे कि पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ेगा अगर हिंदुस्तान सिर्फ 1 कदम आगे बढ़े। आज इमरान खान साहब ने और इसके अलावा जो दीगर लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग की है इस कॉरिडोर की। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जिस बात का इंतजार दुनिया भर के 12 करोड़ सिखों को 70 सालों से था, करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद रखकर इमरान खान ने वो ख्वाब आज पूरा कर दिया। मगर बड़ा और अहम सवाल यह है कि क्या दोस्ती का ये बाब मुस्तकिल अमन और सलामती की राह हमवार कर सकेगा, या माजी की कोशिशों की तरह इस बार भी अमन की जो उम्मीद पैदा हुई है वो अधूरी रह जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने तहसील शकरगढ़ में वाक़े गुरुद्वारा साहब के करीब करतारपुर राहदारी का आज संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, भारतीय वफाकी वुज़रा और भारतीय पंजाब के वजीर नवजोत सिंह सिद्धू समेत सिख बरादरी के अफराद बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे थे। तकरीब से खिताब में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत जब तक माजी की जंजीरें नहीं तोड़ेंगे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगर फ्रांस और जर्मनी एक यूनियन बनाकर आगे बढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। भारत 1 कदम आगे बढ़ाए तो पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ेगा। खसूसी दरख्वास्त पर पाकिस्तान आने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने भी तकरीब में जोशीला खिताब किया और कहा
कि जब कभी करतारपुर राहदारी का नाम तारीख में लिखा जाएगा, पहले सफे पर इमरान खान का नाम लिखा जाएगा। हम एक सिविलाइज्ड रिलेशनशिप चाहते हैं। हमारा मसला एक कश्मीर का, क्या हम एक मसला अपना हल नहीं कर सकते? सिर्फ दो इरादे वाली लीडरशिप चाहिए बॉर्डर के दोनों तरफ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह मसला हल हो जाएगा। जब भी करतारपुर साहब के इस लांघे का इतिहास लिखा जाएगा, पहले पन्ने पे, पहले हर्फ पे आपका नाम लिखा जाएगा। आज पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। वचन निभाए वजीर आजम साहब, तुसी भी, ਤੁਹਾਡੇ जरनैलों ने भी, करनैलों ने भी, मैं तुहानू बधाई देना। जो भी होगा हमने अपने ताल्लुकात ठीक करने, अच्छे हमसायों की तरह रहना है। ये बॉर्डर अगर खुलेंगे, पंजाब मेल चलती थी और लाहौर में आके रुक जाती थी, वो लाहौर से आगे पेशावर जा सकती है, अफगानिस्तान जा सकती है, मॉस्को जा सकती है। साहब पागलपन है जंग का सोचना। जब जंग नहीं करनी तो दूसरा रास्ता दोस्ती के अलावा क्या है? दोनों सरकारों को ये एहसास होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम दो कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे दोस्ती में। हिंदुस्तान जीवे ते पाकिस्तान जीवे, प्यार अमन खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान। आज का दिन पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से अहम संग मील की हैसियत रखता है, मगर पाक भारत तारीख में अमन की यह पहली ख्वाहिश नहीं। फरवरी 1999 को भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आए। ये किसी भी भारतीय वजीर आजम का बस के जरिए पाकिस्तान का पहला दौरा था। इस दौरे के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बस सर्विस शुरू हुई, मगर भारत ने नाखुशगवार हालात को वजह बनाकर 2016 में यह बस सर्विस बंद कर दी। 2004 में सदर परवेज मुशर्रफ की भारतीय वजीर आजम वाजपेयी से आगरा में मुलाकात को भी बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा गया। दोनों ममालिक ने 5 नुकाती एजेंडा पर मुज़ाकराती सिलसिला शुरू करने का फैसला किया, मगर तमाम देरीना मसाइल के हल के लिए जो मुज़ाकरात जारी थे वो भी 2008 के मुंबई हमलों के बाद खत्म हो गए। 2006 में 41 साल बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान और भारत के दरमियान रेलवे सर्विस का आगाज हुआ। मुनाबाव और खोखरा पार्क के दरमियान चलने वाली ट्रेन सर्विस से भी ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद रोशन हुई, मगर यह ट्रेन सर्विस भी ज्यादा अरसे ना चल सकी। ताल्लुकात में बेहतरी, पाकिस्तान ने कई बार क्रिकेट डिप्लोमेसी की शुरुआत की, मगर क्रिकेट डिप्लोमेसी से भी दूर रस नताइज ना निकल सके। आज भी पाकिस्तान की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है। सियासी क़यादत हो या अस्करी क़यादत, सियासी, सिफारती और समाजी हर सतह पर पाकिस्तान ने दुनिया को अमन का ठोस पैगाम भेजा है, मगर भारत की जानिब से वो गर्मजोशी दिखाई नहीं दे रही। इस मौके से दोनों ममालिक को फायदा उठाना चाहिए था, अमन मुज़ाकरात की बुनियाद डालनी चाहिए थी, मगर भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज कहती हैं कि करतारपुर राहदारी को पाक भारत मुज़ाकरात से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भारतीय हुकूमत की तरह भारतीय मीडिया भी बाल की खाल निकालता दिखाई दे रहा है, जिसने आर्मी चीफ जनरल बाजवा से सिख रहनुमा गोपाल चावला की भारतीय मीडिया का मनफी किरदार जारी है। भारतीय हुकूमत भी वैसी गर्मजोशी का मुजाहरा करती दिखाई नहीं दे रही जिस दिलचस्पी और ख्वाहिश का इजहार पाकिस्तान कर रहा है। अब सवाल यह है कि करतारपुर राहदारी की सूरत में जो एक मुस्बत फिजा कायम हुई है वो मुस्तकिल कायम रह सकेगी या माजी के पीस इनिशिएटिव की तरह इस बार भी मुस्तकिल अमन का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।